दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा में आज दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर सूरज मंडल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रद्धानंद कॉलेज में इतिहास के शिक्षक हैं। सामाजिक आंदोलनों में खास तौर से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जेंडर के सवाल पर लगातार मुखर रहते हैं और इनके ग्रैंडफादर बीपी मंडल साहब थे, जो कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर संदीप यादव। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में ही अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लगातार बोलते हैं। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक एक पांव दक्षिण एक पांव उत्तर घूमते रहते हैं और लगातार अपनी बात मुखरता से रखते रहते हैं। ये दोनों साथी अभी आंध्र प्रदेश के गुंटूर गए थे और गुंटूर वहाँ पे बीपी मंडल साहब का एक मूर्ति लगना है, उसका एक फाउंडिंग स्टोन वहाँ पे रखना था, उस कार्यक्रम में गए थे। कई फोटोग्राफ्स, विजुअल्स हमने देखे हैं और मैंने समझा कि क्या क्या वहाँ हुआ, सोशल फैब्रिक क्या है, क्या सामाजिक न्याय को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, मंडल कमीशन को लेकर आंध्र प्रदेश में कितनी जागरूकता है, ये सब समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए इतिहास दृष्टि से कम दक्षिण भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करता ही हूँ। वहाँ पर एक तरह से बाईपोलर डिवीज़न है और जब माइग्रेशन हुआ नॉर्थ से साउथ, तो ये मास माइग्रेशन नहीं था, लार्जली ब्राह्मण गए, इसलिए वहाँ ब्राह्मण वर्सेस शूद्र, ये क्लियर कट लार्जली डिवीजन वहाँ पर दिखता है, शूद्र और अतिशूद्र। क्या सोशल फैब्रिक है, क्या इन्होंने देखा, क्या अनुभव किया, क्या समझा, इस पर चर्चा करूँगा, अपनी ज्ञान को भी बढ़ाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके ज्ञान में भी कुछ इजाफा हो। आप दोनों का स्वागत है डॉक्टर साहब। कैसे हैं? चलिए आप ही शुरू करते हैं। क्या था प्रोग्राम? गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख जगह है और आंध्र प्रदेश स्वयं एक राज्य है जो कि एक बहुत ही वोलेटाइल और कई ऊर्जावान राज्य है। कई सारे आंदोलन का जनक है वो। अच्छा। और ख़ास तौर से सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत ही लोग अपनी बात को कहने में हिचकते नहीं हैं, वो मुखर रहते हैं। तो पिछड़े वर्ग के आंदोलन को लेकर एक सुगबुगाहट गुंटूर में ही नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और उसको माना है सभी राजनीतिक दलों ने भी, क्योंकि जो अभी वाईएसआर पार्टी है उन्होंने भी अपने सांसदों में से 2 राज्यसभा के सांसद पिछड़े वर्ग से उनको भेजा राज्यसभा में। तो वहाँ पर लोगों की बड़ी मांग थी और एक बहुत ही प्रमुख सड़क है जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही विशाल प्रतिमा है, महात्मा फुले का एक विशाल प्रतिमा है। उसी सड़क में, उसी क्रम में उनकी इच्छा थी और वहाँ के लोगों की इच्छा है कि बीपी मंडल का भी एक बहुत विशाल कांस्य प्रतिमा लगे। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को ही बहुत ही एक सामाजिक न्याय का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि उसमें सिर्फ पिछड़े वर्ग के नहीं, बहुजन समाज के सभी लोग को मैं शामिल देखा। खास तौर से जो नेतृत्व करते हैं, जो वहाँ पूर्व होम मिनिस्टर हैं सुचरिता, दलित समुदाय से हैं, वो शामिल थे। जो कृष्णमूर्ति हैं, वो एमएलसी हैं वहाँ, वो शामिल थे। कई लोग थे शामिल, मैं सभी का नाम याद नहीं रख पा रहा हूँ। तो मुझे यह खुशी हुई कि उस राज्य में और वहाँ के लोगों में एक जो चाहत है कि मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू किया जाए और एक पहचान बन रही है उनके नज़र में कि कौन देश में इसके पक्ष में है और कौन विपक्ष में, कौन से राजनीतिक दल हैं जो मात्र इसको एक जुमला की तरह इस्तेमाल करते हैं और किन लोगों की दिली इच्छा है कि देश के पिछड़े समुदाय को, दलितों को, आदिवासियों को ऊपर उठाना और उनको बेहतर जिंदगी देना उनका मकसद है। ये अब लोगों के बीच में ये धारणा जाने लगी है और इसको हम लोग महसूस करके आए हैं। और वहाँ के खास तौर से जो आयोजक थे, उसमें मैं डॉक्टर आला वेंकटेश्वरलू का नाम लूँगा, उनको खास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको लोग वहाँ महात्मा फुले कहते हैं गुंटूर का,
अच्छा। वो इतने सरल हृदय और इतने अधिक लोगों के बीच में लोकप्रिय है। तो उन लोगों के साथ हमने जो 2 दिन बिताए वो एक यादगार पल था और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनका, और आपने पूछा इसलिए आपका भी शुक्रगुजार। अम्बेडकर नामा का मैं बराबर। संदीप साहब, आंध्रा और तेलंगाना आप अभी गए थे, एक अवसर था कि मंडल साहब का एक मूर्ति लगना है, उसका फाउंडिंग स्टोन रखना था। आप लगातार दक्षिण भारत में घूमते रहते हैं और तेलंगाना आंध्रा एक ही तरह का कल्चरल सोशल फैब्रिक वहाँ पे ऑलमोस्ट है। मैं अभी की किताब पढ़ रहा हूँ गीता रामास्वामी की, मेमोयर ऑफ फॉर्मर नक्सलाइट। बड़ी दिलचस्प जो सूचना है उसमें, कम्मा एंड रेड्डीज एंड दलित्स एंड आज से 25, 30, 40 साल पहले बहुत भयानक एट्रोसिटीज़ जो है वहाँ पे इन सेगमेंट्स के लोग करते थे। आप इतना घूमते हैं, एक तो बताइए गुंटूर में क्या अनुभव रहा और क्या सोशल डायनेमिक्स में, सोशल फैब्रिक में, सोशल माइंडसेट में वहाँ कुछ परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे उत्तर में जमींदारी प्रथा थी, वहाँ रैयतवाड़ी प्रथा थी। तो जो खेत थे वहाँ पे, उसका जमींदारी में अंतर यह था कि जो खेत का मालिक होता था, मालिकाना हक जमींदारों को था। रैयतवाड़ी में किसान जो जोतता था उसका हक हुआ करता था। तो जमीन की मोटा मोटी समस्या बहुत ज़्यादा नहीं थी उधर आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो थी। ब्राह्मण आंध्र प्रदेश में कम रहे हैं। अब रही बात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना की चुनौतियाँ अलग थीं। आंध्र प्रदेश बहुत ही संपन्न है कृषि के क्षेत्र में। अब मैं आपको बताऊं कि ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा, गुंटूर कृष्णा नदी के किनारे है, एक सुंदर सी नदी है। आपने कभी अगर बचपन में एक सीरियल आया करता था श्याम बेनेगल का, अमरावती की कहानियां, उसको अगर देखा हो, उनकी एक वहां के एक बहुत लोकप्रिय कहानीकार थे, उनकी कहानियों पर आधारित था। दिल को छू लेने वाली कहानियां। कृष्णा नदी केवल एक नदी नहीं है, वहां की संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा डेटा देता हूं आपको कि जो हम अंडा भारत में खाते हैं उसका 30% जो प्रोडक्शन है वो आंध्र अकेले करता है और विजयवाड़ा में होता है। मछली भी। वो गुंटूर अमरावती जो जगह है जिसको कैपिटल घोषित किया था चंद्रबाबू नायडू ने, वो अमरावती वही रीजन है। अमरावती, अच्छा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरावती बुद्धिस्टों का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। गुंटूर से मात्र 10 किलोमीटर दूर नागार्जुन विश्वविद्यालय है। वही नागार्जुन जो तथागत बुद्ध के कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे, विचार को आगे बढ़ा रहे थे। एकदम सही बात, उसी नागार्जुन की जगह है वो अमरावती। इतना महत्वपूर्ण स्थान है बुद्धिस्टों का कि वो एक बौद्ध केंद्र है और उसकी पहचान वैसे थी। बाद में उसको संस्कृताइजेशन ने हड़प लिया और उसकी पहचान में इस तरह की चीजें जुड़ी। लेकिन विजयवाड़ा मुझे लगता है कि भारत के सबसे एग्रीकल्चरली रिच, मछली का प्रोडक्शन होता है, मछली का कल्टीवेशन बहुत होता है, तो रिच एरिया था। लेकिन तेलंगाना की स्थिति वैसी नहीं थी। और अभी हाल में एक फिल्म आई थी साई पल्लवी की, बड़ी चर्चा में थी, तेलुगु फिल्म। उस फिल्म का नाम है विराट पर्वम। और ध्यान दीजिएगा कि आप चूंकि इतिहास पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपको स्पष्ट मालूम है, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि नक्सल मूवमेंट जो था भारत में, वो नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से निकला, लेकिन उसका महत्वपूर्ण केंद्र था आंध्र प्रदेश। और दूसरी बात, मैं छोटी सी बात बता के अपने खत्म करूंगा। जब मैं वापस आ रहा था विजयवाड़ा से इसी कार्यक्रम के बाद, तो मेरे बगल की सीट में एक सज्जन बैठे हुए थे जो कम्मा जाति के थे और वो जा रहे थे शिकागो। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, अब कंसल्टेंसी करते हैं। मेरी उनसे उस फ्लाइट में 2 घंटे बात हुई पूरी जाति पर। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो, मैंने कहा सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। तो उनका इंटरेस्ट जग गया और वो लगातार सवाल करते रहे। मैं थोड़ा सा जो जाति का कंडीशन है वो बता दूं आपको। ब्राह्मणों का उतना बिल्कुल पुरोहितवाद तो था, लेकिन पुरोहितवाद की जकड़न थी, संस्कृताइजेशन का जकड़न था। लेकिन वहां जो एक तरह से कंट्रोल करने वाली रिसोर्सेज की जातियां हैं वो कम्मा है और रेड्डी है, कापूस है, कापूस। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जो वहां का रिसोर्स है, आंध्रा में कापूस और रेड्डी जो है, एकदम सही बात। कम्मा जो है, कम्मा बहुत कम आबादी में है। और अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेता हूं, एनटी रामाराव, चाहे वो संस्कृति, कला, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस में जितने भी, ये आपने देखा होगा। इस बार मैं एक और छोटा सा आंकड़ा देता हूं। इस बार जो भारत के टॉप 10 बच्चे हैं IIT JEE में, उसमें 3 आंध्रा के हैं, क्षमा करिएगा 3 हैदराबाद के हैं और 2 आंध्रा के हैं। मतलब टॉप 10 में 50% खाली मगर संयुक्त आंध्र को ले लें तो 50%
70% वहीं से। कारण यह है कि वहाँ सोशल चैतन्य जो स्कूल्स की सीरीज है वो कम्मा जाति का आदमी उसको चलाता है, कंट्रोल करता है। कम्मा या कप्पू? नहीं, कम्मा है वो। अच्छा। कम्मा, कापू और रेड्डीज का ही कब्जा है, एग्रीकल्चर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीका हो, इस तरह की चीजों पे। ओबीसी धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, उनका जो ये भी तो ट्रेडिशनली जो है कम्मा, कापू, रेड्डी, दे आर आल्सो शूद्र। एकदम सही बात, एकदम सही बात। They are not upper caste. नो नो, दे आर नॉट अपर कास्ट। वर्ण व्यवस्था में दे आर प्लेस्ड इनटू शूद्र कैटेगरी, बट दे कंट्रोल द होल रिसोर्सेज। यही वो लोग थे जिन्होंने पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल किया है। वो ओबीसी में है कि नहीं है? ये ओबीसी में नहीं है वहां, अभी पूरे भारत में ओबीसी में नहीं, ओबीसी की डिमांड कर रहे हैं ये। अच्छा। कापूस की सब कास्ट एक ओबीसी में है। अच्छा। लेकिन रेड्डी नहीं है, कम्मा भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ण व्यवस्था में शूद्र हैं लेकिन वहां ये अपर कास्ट हैं और ये बहुत धनी है। आप जब आप ध्यान, एक और डेटा मैं बताता हूं आपको कि भारत से पढ़ने जाने वाले जो छात्र हैं उसमें केवल 53% बच्चे आंध्र प्रदेश के होते हैं, और उसमें भी ज्यादातर रेड्डी और कम्मास हैं जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं या फिर दूसरी जगहों पर सेटल हो गए। तो आप इस बात को समझिए, उस एडवांसमेंट को, कि इन लोगों ने एक्चुअली, कहावत है कि जिसकी खेती आगे की खेती आगे आगे, पीछे की खेती पीछे पीछे। तो जो आगे निकल चुका है उसको पीछे लाना मुश्किल है, लेकिन आप नीचे के लोगों को ले आएंगे। और वो वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उतने ही लोकप्रिय हैं। बामसेफ के उस सभा में बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे बाद में मिलके कहा कि हम आपको बुलाएंगे, और तमाम तरह की बातें। बामसेफ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप बोले थे कापूस और रेड्डीज के, ये 4 सब कास्ट हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। अपने में शादियां करते हैं और यही वो बातें हैं जिसकी वजह से सॉलिडारिटी है, वो सॉलिडारिटी है। और इनकी आबादी, कुछ लोग तो कहते हैं कि 20% है, वहां ओबीसी और दलित कहते हैं कि नहीं 7% है। इसीलिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है, जब तक होगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो रिसोर्सेज का बंटवारा नहीं होगा। तो यादव वहां पे भी डोमिनेंट ग्रुप है, यादव क्या ओबीसी में है? नहीं, वहाँ यादव ओबीसी में है। अच्छा। जो गोल्ला है, इनकी जो टाइटल्स हैं वो अलग अलग होती हैं, इनके सरनेम्स होते हैं। जो वडीकरा हैं, कुम्हारा हैं, जैसे कुम्हार होते हैं हमारे यहाँ, पॉटर्स होते हैं, वडीकरा, पद्मशाली, वीवर्स, कुम्हाराज माने कुम्हार, और उसके बाद गौड़ास हैं जो टॉडी टैपर्स हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री करने वाले लोग हैं, कैटल रियरिंग करने वाले लोग हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं। तो ये सब ओबीसीज में हैं। कुछ दलित जाति हैं, चूंकि आप ध्यान दीजिए इस बात को कि 1925, हाँ रजक भी हैं, रजक यहाँ हमारे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में एससी में है, लेकिन रजक महाराष्ट्र में ओबीसी में है। तो एक्चुअली क्या था कि बैकवर्ड कास्ट की कोई टाइट डिफिनेशन नहीं थी। एक्चुअली जहां जहां टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी का, अगर मैं एक चीज बताता हूं आपको, क्रिस्टोफ जेफलाट का 2005 का एक आर्टिकल है, उसमें वो लिखता है कि 1925 से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में ने डिफाइन किया था कि बैकवर्ड में जो अभी के ओबीसी हैं, एससी, एसटी, इन तीनों वर्गों को मिला के बैकवर्ड वर्ड था। लेकिन बाद में इसको ध्यान दिया गया कि नहीं, जहां अनटचेबिलिटी का मामला जुड़ा हुआ है, फिर वो शेड्यूल कास्ट बनाया गया और शेड्यूल ट्राइब इस तरह से बना, और बैकवर्ड्स में इस तरह डिफिनेशन, मैंने डिवीजन हुआ। तो ये डोमेन जो सेक्शन है वहां पे, जो लैंड कंट्रोल कर रहा है, लैंड ओनिंग क्लास, बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, फिल्म कंट्रोल कर रहा है, मीडिया कंट्रोल कर रहा है। हमने जो पढ़ा कि एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा यही लोग वहां पे करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई चेंजेस आया है कि अभी भी कंटिन्यूस? देखिए, 2 चीजें चेंजेज हैं वहां पे। अगर हम उत्तर से उसकी तुलना करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ क्या है ना, कि हमारा जो सोच, हम कहने को उत्तर में कुछ लोग पढ़ के आ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, वहाँ का जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, वहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करने में मदद कर रहा है। दलित जातियों से भी, ओबीसी जातियों से बहुत सारे लोग अमेरिका गए हैं, यूरोप गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और उससे क्या हो रहा है कि वो जो है वहाँ के समाज में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि उन लोगों का जो रहन सहन है, उन लोगों के यहाँ जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ की तुलना में कई गुना बेहतर है। और आप अगर वहाँ का खाना, पहनना, रहन सहन आप देखें, अगर आप विजयवाड़ा से गुंटूर की 30 किलोमीटर की दूरी है, आपको एक घर खराब ऑर्डर में नहीं मिलेगा, और आप बनारस से पटना चले जाइए, एक घर आपको ऑर्डर में नहीं मिलेगा। पैसे वाले बहुत हैं, पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन वो माइंडसेट है, माइंडसेट है जो कि जल्द रातों रात नहीं बदलेगा। सूरज जी, अगर सोशल कैटेगरी के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला भी ले लीजिए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ भी मंत्री जो सीएम है वो भी शूद्र कैटेगरी में ही है। बिल्कुल। आंध्रा और तेलंगाना में शूद्र कैटेगरी में ही मानेंगे, हाँ, लेकिन वो अपर कास्ट में वेलमा, ठीक है, ओके। केरला में तो है ही, और तमिलनाडु में स्टालिन है। स्टालिन मुखर होकर पूरे सोशल जस्टिस के इश्यूज को पूरा वो हाईलाइट करते हैं। क्या वजह है कि इन स्टेट में जिस तरह से तमिलनाडु से आवाज़ आती है, ये आवाज़, चूँकि आप गए थे बीबी मंडल साहब के मूर्ति के फाउंडिंग स्टोन डालने के लिए, तो आपने थोड़ा सा इंटरेक्ट भी किया होगा लोगों से,
तो क्या वजह है कि उस तरह का एग्रेसिव जो है मामला आ नहीं रहा है? नहीं, तमिलनाडु में चूंकि स्टालिन है और उनकी जो बोली है, उनके जो विचार हैं, उसको एक एम्पलीफाई करके मीडिया और सब दिखा रही है। आंध्र प्रदेश में जो लोगों की आवाज है उसको एम्पलीफिकेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है रिकॉग्नाइज तो कर रहा है उनको, लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए पॉलिटिकली। तो ऐसी स्थिति में वो लोग तीन जगह देखते हैं। वो लोग पिछड़े वर्ग के जो मुख्यमंत्री, खासतौर से बिहार में जैसे नीतीश जी हैं, या उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश जी हैं, या भूपेश बघेल साहब को भी वॉच कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग, मैं समझता हूँ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री से अछूता नहीं है आंध्र प्रदेश, कि हम सभी जो खासतौर से बैकवर्ड क्लासेस से हैं या बहुजन समाज से, हम लोग स्टालिन के प्रति एक अलग नज़रिया और एक पूरे तरह समर्पण का भाव हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ हमारी आवाज़ से मिल रही है। जो सोशल आंदोलन आप चला रहे हैं अम्बेडकर नामा के माध्यम से, या हम में से कई लोग जो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं, आपके चैनल पे आते रहते हैं सभी लोग, उन लोगों की आवाज को एम्पलीफाई कर रहे हैं स्टालिन साहब। और इस वजह से आंध्र प्रदेश की जो एक उन्नत संस्कृति और अर्थव्यवस्था है, उसमें जो सामाजिक रूप से थोड़े सजग लोग हैं, वो आगे बढ़कर पूरे देश को नेतृत्व देना चाहते हैं, खास तौर से ओबीसी के मामले में। और ये प्रयास जो है ये एक लोकलाइज्ड नहीं है, उनका नज़रिया बहुत क्लियर है। वो आपके चैनल को भी देखते हैं, वो और अन्य जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए चैनल है उसको बराबर वॉच करते हैं। कई बार भाषा उनको दिक्कत आती है, लेकिन भावना को वो समझते हैं। और जितने लोगों से मैं मिला, वो लोग काफ़ी हद तक जो पूरे देश में, खासतौर से जो अभी रूलिंग पार्टी केंद्र में है, किस तरह से जो आरक्षण को या प्रतिनिधित्व के सवाल को दबा रही है, किस तरह से उसको अंकुश में ला रही है, उसके प्रति चिंतित है। और उनको लग रहा है कि उनके राज्य का नेतृत्व भी इस जो आरएसएस का प्रभाव है उसको कम करने में आगे बढ़े। यह सोच है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। यही सेम सवाल आपसे। हाँ, नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं स्टालिन को कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। उसका कारण है कि ये जो सोशल जस्टिस का मूवमेंट तमिलनाडु में शुरू हुआ, ये बहुत पहले जस्टिस पार्टी ने शुरू किया 1916 में। उसको तीन लोगों ने बनाया था। एक गणेशन थे, मुदलियार थे, एक सेट्टी थे। इन लोगों ने, चेट्टियार थे, क्षमा करिएगा, इन तीन लोगों ने उस जस्टिस पार्टी को बनाया। क्यों बनाया था? क्योंकि वहाँ के मद्रास प्रेसिडेंसी, ध्यान रखिएगा, 1947 से पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजा जी हुआ करते थे, कांग्रेस जीतते थे वो। और 47 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो वही मद्रास स्टेट हुआ। लेकिन वही जो आज जिसे हम तमिलनाडु समझते हैं, वो 1967 में तमिलनाडु बनाया किसने? डीएमके। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये इस राज्य की डेफिनेशन है। तो मैं मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करूँगा। 1916 में जब जस्टिस पार्टी बनी, इसी अन्याय के खिलाफ बनी, क्योंकि वहाँ के 3% ब्राह्मण मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनका रिप्रेजेंटेशन 43% था वहाँ के प्रशासन में। चूंकि अंग्रेज उसको कंट्रोल करते थे, आप जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, सारी चीजें जानते हैं। उसको इसके खिलाफ बड़ा रोष था वहाँ के पढ़े लिखे लोगों में, शूद्रों में। उन्होंने कहा कि नहीं, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जस्टिस पार्टी का यही एजेंडा था, इसीलिए वो फॉर्म हुई। और बाद में इसी समय पेरियार जो है वापस आके राजनीति ज्वाइन कर रहे थे। उनको इनफैक्ट राजा जी कांग्रेस में ले आए 1919 में। और याद है, 1919 से 1925 तक रहे, 6 साल पेरियार कांग्रेस के भीतर इतना विरोध करते रहे कि 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस एक बहुत ही पुरोहितवादी पार्टी थी। वो कहीं से भी सम्मान नहीं देना चाहते थे पिछड़े और दलितों को, तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा। फिर बाद में 1941 में उसी जस्टिस पार्टी ने पेरियार को अपना अध्यक्ष बना दिया। बाद में उन्होंने उसका नाम बदल के डीके कर दिया, और उसी विचारधारा की वजह से, ध्यान रखिएगा, उसी विचारधारा का चीफ मिनिस्टर बनता है पहली बार। वहां से टूट के सीएन अन्नादुरई पेरियार के चेले हैं, उन्होंने पार्टी बनाई डीएमके। डीके एक आरएसएस की तरह का संगठन था, जिसको पेरियार ने कह दिया कि कभी राजनीति में नहीं जाएगा, और डीएमके बनाई सीएन अन्नादुरई। वो उनसे कट के गए, और वो पहली बार पावर में आई 67 में। वो 2 साल ही चीफ मिनिस्टर रहे, गुजर गए। उसके बाद करुणानिधि बने। करुणानिधि बहुत लंबे समय तक जिए, और वो
तमिलनाडु की एक पिछड़ी जाति से आते हैं जो मंदिरों के बाहर ड्रम बजाते हैं, छोटी सी जाति है उनकी और बहुत कम आबादी है उनकी। लेकिन करुणानिधि ने वहाँ के तमिलनाडु के जो सोशल स्ट्रक्चर उसमें बहुत परिवर्तन लाया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने किया क्या, एक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में, के कामराज, उन्होंने एक अंडे की पॉलिसी लगाई। मिड डे मील तमिलनाडु में शुरू हुआ था भारत में सबसे पहले, उसी की नकल की है गई है भारत में। भारत में सबसे पहले वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आटा गेहूं चावल जो बांटने की सिस्टम का शुरुआत 67-68 में, ये सब तमिलनाडु में हो, जिसको भारत सरकार ने बहुत 30 साल बाद कॉपी किया, नकल करता रहा भारत सरकार। ये के कामराज ने एक अंडे की शुरुआत की थी और मैं आपको बताऊं कि वही करुणानिधि ने 2 अंडा कर दिया उसको और वहां के लड़कों में माल न्यूट्रिशन हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालत ये है कि गुजरात में अभी के बच्चों में, तमिलनाडु में कोई माल न्यूट्रिशन नहीं वहां के बच्चों में, और गुजरात का माल न्यूट्रिशन बहुत, आप उसके अगर डेटा को निकाल कर देखिए तो ये अंतर है वैचारिक। उसी विचार की श्रृंखला में स्टालिन है, क्योंकि विचार से तमिलनाडु इतना मजबूत है कि आप ध्यान दीजिए कि 50% वहां बैकवर्ड रिजर्वेशन है, 17% एससी रिजर्वेशन, 1% एसटी रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन 69% है। और एक और चीज, उस रिजर्वेशन को फुल प्रूफ किया ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर जो एआईडीएमके से थी जयललिता ने 1994 में, उन्होंने उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, जहां आप उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बात आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि पेरियार की इतनी मजबूत विचारधारा थी कि जयललिता भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। वहां विरोध और पक्ष दोनों ही एक लाइन पे हैं। तो इसलिए एक संदीप जी हम बोलना चाहेंगे, जी बोलिए प्लीज, कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ एक तरह से इनरोड्स हुआ है और जिस तरह से उन्होंने एआईडीएमके को उन्होंने अपनाया और जिस परिस्थिति में जयललिता जी की दुखद मृत्यु हुई, एक संदिग्ध परिस्थिति में मानता हूँ जिसकी जांच भी होनी चाहिए, उस पूरे प्रकरण में स्टालिन अगर सोशल जस्टिस मूवमेंट के साथ, उसी विचारधारा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अगर मुखर है तो उतना क्रेडिट उनको बनता है। नहीं, वो क्रेडिट मैं दे रहा हूं, चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि तमिलनाडु में उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें है आवश्यकता बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में। और हमारी नेतृत्व जो है वो A to Z की बात करती है, विश्वकर्मा पूजा की बात करती है या परशुराम की जयंती की बात करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि स्टालिन के विचारों को, और जिसको माफ़ कीजिएगा डीएमके के विचारों को, पेरियार के विचारों को उत्तर भारत में एक शक्तिशाली ढंग से लाई जाए। और इसके लिए मैं रतन लाल जी को अनुरोध करूंगा कि अम्बेडकर नामा में बीच बीच में वो इस प्रकरण को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से, ये आपका चैनल है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरा क्या है। चलते चलते एक टिप्पणी बनती है कि सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही ओबीसी का रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग का लागू हुआ था। शेड्यूल कास्ट का तो बहुत बाद में 1935 एक्ट के साथ आया, लेकिन 1918 में ही वहाँ लागू हो गया था, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। बिल्कुल। बहरहाल आप गए थे गुंटूर और बहुत शानदार आपकी यात्रा रही, लेकिन आपके आते वापस लौटते वहाँ सुना है कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, क्या मामला है? मामला ये है कि वो एक मानसिकता है। बीपी मंडल सिर्फ नाम नहीं है, एक विचार है और वो पिछड़े वर्ग के एक आइकन है। और जो मंडल कमीशन की बात होती है तो उनकी बात लाजमी है कि होनी है। जैसे वो जो हम लोग लौटे हैं तो ये हमारे ध्यान में आया है, बताया गया हमें कि जिस जगह पर उस मूर्ति को लगना है वहाँ एक पेडेस्ट्रियल जो कहते हैं बनाया गया, उसको वहाँ के जो कुछ रिएक्शनरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर ने आके बुलडोजर से तोड़ा। अब ये बुलडोजर का महत्व आप समझिए उत्तर, और ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दबाने की जिस विशाल ढंग से उस सभा को की गई थी, जिस पूरे ग्रैंड स्तर पर पूरे उत्साह के डिमोलिश कर दिया, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई, जिसका विरोध हो रहा है। और मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा में और सड़कों पर एक साथ विरोध देखने को मिल रहा है, और पिछड़े वर्ग के लोग इसी समय का इंतजार मैं समझता हूं करते हैं। उनको अपने अधिकारों की, पिछड़े वर्ग के नहीं, दलित आदिवासी नहीं सभी माइनॉरिटी के लोग जो ये हमारे नहीं, दलित तो हमसे सजग हैं, उनको तो पता है। पिछड़े लोगों को नींद से उठाना पड़ता है। जब उनके यहाँ ये आई और जो उनको समझ में आया कि उनको ये क्यों ये किया जा रहा है, तब वो अब सड़कों पे दिख रहे हैं। और ये बताऊं कि उस दिन जो जुलूस निकला था, तो वो जो स्टैचू जहाँ से शुरू हुआ था वो महात्मा फुले का स्टैचू था। एक उनको माला पहना के सम्मान देकर पूरे नारे के साथ
जो वहाँ जवाहर कहते हैं, जवाहर फूले। उसके बाद आया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैचू, और उसको वहाँ जो जिस तरह से, अगर आप दिखाएंगे तो लोग देख भी रहे होंगे कि इस तरह से उनका सम्मान करते हुए, और उसी क्रम में उसी सिलसिले में बीपी मंडल को रखा है उन्होंने। तो ये परंपरा ही है, एक तरह से पूरी परंपरा है। तो उस चीज का मैं एक इस्तकबाल करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ, और एक जवाब भी लोगों की तरफ से मिल रहा है, उसका भी शिलान्यास हुआ है। बीपी मंडल साहब की कांस्य से प्रतिमा लगनी है, और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस पार्टी के अंडर में है, कौन लोग हैं? वो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो कमिश्नर हैं, जो अफसर हैं, उनकी करतूत थी, चूंकि मेयर ने हाथ धो लिया कि मैं उसमें नहीं शामिल। तो कमिश्नर साहब पर एक्शन तो बनता ही है, और पुनः जहाँ पे वो शिलान्यास हुआ है उसको रीस्टोर किया जाए। आप देख रहे थे अम्बेडकर नामा, मैं रतन लाल हूँ, और सूरज जी, संदीप जी को लगातार सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया।